हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का पेपर लेकर, जो 13 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का मैं पहले ही जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उन सबका सटीक विश्लेषण के साथ आपके समक्ष लेकर आ चुकी हूँ। और अब ये है मॉर्निंग शिफ्ट का। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जो पेपर था आपका वो कंप्यूटर बेस्ड था, इसलिए सभी क्वेश्चन तो मैं नहीं जुटा पाई, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किए हैं जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। अब ये कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। और दोस्तों, पेपर बहुत ही आसान तो मैं नहीं कह सकती हूँ। पेपर जो था वो मीडियम था आपका, ना तो आसान था और ना ही कठिन था। लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य का जो पेपर है यह तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर था। और जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है सभी ने यही कहा कि मैम, हिंदी सब्जेक्ट जो है वो आपके करवाए हुए में से ही था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। दोस्तों, ये वास्तविक है, ये सच्चाई है कि जो मैंने आपको करवाया क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गए हैं। और यही कारण है कि हर बार का जो मेरा रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा रहता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन मुझे जो क्वेश्चन मिले उसमें पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आखिरी कलाम में किसका वर्णन है। आखिरी कलाम जो रचना है उसमें किसका वर्णन है। 4 विकल्प आपको दिए गए थे। पहला विकल्प था कथागत का कयामत का वर्णन, दूसरा था मृत्यु का वर्णन, और 2 भी ऑप्शन दोस्तों दिए गए होंगे जिनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा जो आंसर है वो क्या है, कयामत का वर्णन हो जाएगा। बहुत बार आपको ये करवाया गया है तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की विशेषता क्या थी। कोई भी 2 विशेषताएं हमें इनमें से देखनी थी, नीचे कूट देकर आंसर देना था। तो पहली है लाक्षणिकता, जो नहीं थी। दूसरी है इतिवर्त्यात्मकता। दोस्तों, ये बहुत बार ही आपके साथ शेयर किया गया कि इतिवर्त्यात्मकता है ये द्विवेदी युग की कमजोरी थी, द्विवेदी युग की विशेषता कह सकते हो आप इसे, कि इतिवर्त्यात्मकता के कारण ही द्विवेदी युग का क्या हुआ था, पतन हुआ था। और दूसरा इसके साथ क्या आ जाएगा, प्रबंध काव्य, कि जो द्विवेदी युग थे उसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए थे। तो 2 के साथ हमें मैच करना था, 2 के साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आखिरी तारीख किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, पूछा गया तारीख किस भाषा का शब्द है। ये इवनिंग शिफ्ट में भी पूछा गया था भाषा का शब्द, और यहाँ भी पूछा गया है तारीख किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन हमें दिए गए थे, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा या तुर्की भाषा। तो दोस्तों, तारीख किसका होगा, अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया, तालव्य वर्ण कौन से हैं। विकल्प है च, त, ज, प। कौन से जो विकल्प हैं, नीचे कोई भी 2 विकल्प हमें चुनने थे, जो कूट बनाकर आंसर देना था। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ जो तालव्य वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। बहुत अच्छे से ये आपको सभी उच्चारण स्थान करवाए हुए, एक ट्रिक के साथ ही सभी उच्चारण स्थान आपको करवाए हुए हैं। देखिए, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। तालव्य वर्ण होते हैं आपके सबसे पहले कंठ होते हैं, कंठ के बाद कौन से होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य। तो जो तालव्य होते हैं वो कौन से होते हैं, आपका कौन सा वर्ग हो जाता है, च वर्ग। दोस्तों, जो च वर्ग होता है वो सारा ही आपका तालव्य होता है। तो च वर्ग में हम देखते हैं, एक तो च है च वर्ग का, और एक क्या है, ज है, यानी ए और बी। जहाँ ए और बी दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ए और ये सी था, ए और सी जहाँ दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा ईचियस, एक सूत्र बताया था मैंने, ईचियस है ना, छोटी ई बड़ी ई दोनों च वर्ग, य और इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य हुआ करता है। तो ये यहाँ से आप आराम से निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है। 4 कहानियां हमें दी गई थी जिसमें से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी हमें निकालनी थी।
और विकल्प था ठुमरी, आदिम रात्रि की महक। ये दो ही विकल्प मुझे मिल पाए हैं, क्योंकि ये तो दोनों ही थे तो इसलिए करवाए हुए याद थे सभी को। तो और जो विकल्प हैं वो ध्यान नहीं थे हमारे। दोनों ही जो हैं वो किसकी हो जाएंगी, फणीश्वर नाथ रेणु की होंगी, ए बी और बी। और ए बी के अनुसार ही हमें क्या देना था, आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित के पात्र देखने थे हमें। कोई भी 4 पात्र दिए गए थे कि प्रायश्चित का पात्र कौन है। तो एक विकल्प हमें दिया गया था शेख जम्बुन। जो शेख जम्बुन है ये किसके हैं, प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो एक भी अगर आपको नीचे कूट मिलाने के लिए दिया गया था, अगर एक भी याद था तो आपका कूट बहुत आराम से बन जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन सा था। दोस्तों एक बार नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया, बार बार प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया गया। अभी जो 15 प्रैक्टिस सेट हमने लगाए थे जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। और आंसर क्या आ जाएगा, वे दिन। ये किस पे है, ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु नाटक किसका है। तो 4 विकल्प दिए गए होंगे, इसमें त्रिशंकु नाटक पूछा गया है। दोस्तों नाटक किसका हो जाएगा, ब्रज मोहन का। त्रिशंकु जो नाटक है वो किसका है, ब्रज मोहन का है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु की कल्पना में अंतर बताना था कि प्लेटो और अरस्तु की कल्पना में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये विकल्प थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए शायद याद नहीं रहे होंगे, पर अरस्तु और प्लेटो दोनों ही मैंने आपको मेरे चैनल जो है टीचर्स गोल, जिस पर आप ये देख रहे हो, उस पर बहुत ही ये कहें साधारण शब्दों में डिटेल के साथ सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री आपको करवा रखे हैं। अब वहाँ से अगर किसी ने देखी थी तो आराम से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। बाकी पेड क्लास जिसने ली है उसके लिए तो कोई कठिन ही नहीं था, वो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। तो देखो दोस्तों एक विकल्प जो है वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें जो नहीं है वो पूछी है तो आज का अतीत भी नहीं है और पानी बिच मीन प्यासी भी नहीं है। यानी ए और सी देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेरी पत्नी मेरी भेड़िया है, ये कैसी है, एक दलित आत्मकथा है। सारी आत्मकथाएं आपको ट्रिक के साथ याद करवा रखी हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है, विभाजन व सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास। दोस्तों हूबहू क्वेश्चन उठकर आ रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि कौन सा विभाजन और सांप्रदायिकता। ऑप्शन भी चेंज नहीं है दोस्तों, ऑप्शन भी सेम दिए गए हैं, तमस, महाभोज, झूठा सच और एक और था, कौन सा था। तो इसमें से कोई 2 को हमें चुनना था। तो हम देखते हैं कि जो तमस है ये भी विभाजन और सांप्रदायिकता पर आधारित है, और झूठा सच है ये भी इसी पर आधारित है। यानी ए और सी हमारा आंसर हो जाना था और आंसर हो जाता ए। अगला क्वेश्चन है, कहानी को क्रम से लगाना दिया गया था। कहानी दी गई थी दुलाई वाली, टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, देवरानी जेठानी की कहानी या 11 वर्ष का समय, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो देखिएगा ये सभी आपको बहुत अच्छे से करवा रखी हैं, आप जानते हो। डेट भी याद नहीं है तब भी आपको करवा रखी हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोकरी भर मिट्टी का स्प्रे कर देते हैं, है ना। टोकरी भर मिट्टी का स्प्रे करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो प्लेग की उसे देखकर प्लेग की चुड़ैल आ जाती है। प्लेग की चुड़ैल कहती है, प्लेग की चुड़ैल 11 वर्ष के समय तक हमारे पास रहती है, लेकिन जैसे ही दुलाई वाली आती है तो वह उसको भगा देती है। तो इस तरह से हमने कोड से भी याद कर रखा था। तो दोस्तों सभी का सही ही हुआ होगा, अगर डेट भी याद नहीं थी तब भी ये क्वेश्चन अच्छे से सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना छायावादी नहीं है। ये रचनाएं दी गई थी, इसमें छायावादी कौन सी नहीं है ये निकालनी थी। तो दोस्तों आप जानते हो झरना तो है ये छायावादी आपकी, है ना। जो 3 है इनके अकॉर्डिंग निकालनी थी। तो ए तो जिसके भी साथ होगा वो नहीं होगा, बाकी आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये विकल्प ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेखकों को जन्म काल के अनुसार क्रम में लगाना था। रामवृक्ष बेनीपुरी है, कन्हैया लाल है, रामविलास मिश्र है, नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों सभी आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई हैं, सबकी डेट भी आपको याद करवाई हुई है।
अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों सभी जानते हो, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शरद चंद्र। शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, आचार्यों को उनके जन्म से मिलाना था। तो देखो, भामह, उद्भट, मम्मट, विश्वनाथ, ये सभी आपको ट्रिक से याद करवाई हुई हैं, साथ इनकी सदी भी याद करवाई हुई है। देखिए, भामह कौन सी का हो जाएगा? 8वीं सदी का हो जाएगा। उद्भट कौन सी का? 6ठी सदी का हो जाएगा। मम्मट 11वीं सदी का, याद आया होगा ना, मम्मी के साथ भोज पर गई थी, है ना, महिमा मम्मी के साथ भोज पर जाती है, 11 बार छेड़ी जाती है, तो मम्मी से हमने मम्मट को बनाया था, है ना। महिमा से महिम भट्ट था हमारा, और भोज से भोजराज था, और छेड़ी से क्षेमेंद्र था, सब 11 के थे हमारे। और विश्वनाथ कौन सी का हो जाएगा? जैसे 14 विश्व की 14 विद्याएं तुमने ही सीखी हैं, तो ये कब का है? 14 का। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही होना था। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य आचार्यों को क्रम से लगाना था। कोलरिज है, रिचर्ड्स है, डिसोसुर है और रोला बार्थ है। दोस्तों ये विकल्प में दिए गए थे अलग अलग, लेकिन ये जो विकल्प था ये बिल्कुल सही था, कोलरिज आ जाएगा। सभी को मैंने बहुत अच्छे से आपको कोड में करवा रखे थे, ट्रिक से करवा रखे थे कि शुक्र है, सबसे पहले शुक्रात आ जाता है, कि शुक्र है, खाना किस में खाते हैं? प्लेट में खाते हैं। इस तरह से एक ट्रिक बना के सभी याद करवाए हुए थे। आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, आषाढ़ के एक दिन का पात्र हमें चुनना था। तो यहाँ श्यामांग दिया हुआ था, दंतुल दिया हुआ था, अनुस्वार दिया हुआ था, किसी दो को हमें लेना था। तो दोस्तों बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से इसकी डिटेल करवा रखी है आषाढ़ के एक दिन की। तो हमें पता है इसमें दंतुल भी होगा, अनुस्वार होगा, तो बी और सी जो था वो हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के पात्र हमें देखने थे, कोई 2 पात्र चुनने थे, 4 दिए गए थे, जिसमें से नत्थु भी है, लीजा भी है, ये भी बहुत अच्छे से याद हैं सभी को। तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए था, बी और सी। बी और सी दूसरे में दिया गया था, तो ये हमारा क्या हो जा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास को क्रम से लगाना दिया गया था। उपन्यास था भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक और निशा हिंदू। दोस्तों डेट याद थी तब भी बहुत अच्छी बात थी, कि जो भाग्यवती है 1877 का है आपका, देवरानी जेठानी की कहानी 70 की है, वामा शिक्षक 72 का है, निशा हिंदू 90 का है। डेट भी मैंने आपको याद करवा रखी है, जिसने पेड क्लास ली है सबको एकदम ये डेट याद है। फिर भी अगर डेट किसी को बहुत ज़्यादा याद नहीं होती तो मैं ट्रिक से भी इनको करवाती हूँ, जो इस प्रकार के आई हुई क्वेश्चन कभी हमारे गलत ना हो। तो ट्रिक से भी आपने बहुत अच्छे से निकाल दिया होगा। ये आंसर जो नीचे कूट दिया गया होगा और कूट के आधार पर इनको चयन करना था। अगला क्वेश्चन था, रईस, मदन मोहन और ब्रज किशोर किस उपन्यास के पात्र थे? यह इवनिंग में भी पूछा गया और मॉर्निंग में भी पूछा गया। रईस, मदन मोहन और ब्रज किशोर किसके पात्र थे? आप सभी जानते हो किसके थे? परीक्षा गुरु के थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक है जिसमें 2 कथाएं समांतर चलती हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये एनवीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, और भी कौन से एग्जाम में पूछा गया, और आज नेट में भी पूछा गया है, और मैं भी बार बार हर प्रैक्टिस सेट में लगभग ये क्वेश्चन आपको डाल कर देती हूँ। कौन सा नाटक है जिसमें 2 कथाएं समांतर चलती हैं? तो किसमें? एक और द्रोणाचार्य में। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं का मिलान करना था। पत्रिकाएं दी गई थी कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, सदादर्श और हिंदी प्रदीप, और यहाँ दूसरी तरफ दिए गए थे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास और प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों मिलान कर लेते हैं, सारी पत्रिकाएं आपको ट्रिक के साथ याद करवा रखी हैं, तो आशा रखती हूँ किसी का गलत नहीं हुआ होगा। देखिए, कवि वचन सुधा कवि कौन, वचन कौन सा कवि भरता है? तो भारतेंदु भरता आपका, है ना। ब्राह्मण कौन होता है? प्रताप नारायण मिश्र होता है। हिंदी प्रदीप किसकी होती है? लाला श्री निवास दास की, और सदादर्श बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी। तो सही मिलान आपको करके आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है, दूधनाथ सिंह की कहानी कौन कौन सी है? तो 4 दी गई थी, जिसमें से 2 विकल्प हमें चुनने थे। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन दोनों किसकी हैं? आपके दूधनाथ सिंह की हैं। सपाट चेहरा जैसे याद करवा रखा था आपको बहुत अच्छे से, सारा कोड मिला के करवा रखा था। अगला क्वेश्चन है
रघुवीर सहाय की रचनाओं को क्रम से लगाना था। दोस्तों ये रचनाएं थी लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ और हंसो जल्दी हंसो। दोस्तों अगर डेट याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेट याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन में ट्रिक से आपको करवा रखा है। रघुवीर सहाय एक दिन सीढ़ियों पर धूप में बैठ जाते हैं, है ना, और कहते हैं, वो देखते हैं कि उसे देख कर वो आत्महत्या के विरुद्ध जैसे ही बोलते हैं तो उसे देखकर लोग हंसते हैं। तो कहता है कि हंसो जल्दी हंसो। देखो ये सब लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय को, है ना। वो भी एक दिन था जब कुछ पते पर कुछ चिट्ठियां लिखकर मेरे पास भेजा करते थे। तो इस प्रकार के कोड आपको करवाई हुई हैं, उन कोड से भी आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका एक विकल्प मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए आंसर भी सटीक नहीं निकल पाएगा। काज है, आखर है, आखर भी है आपका, ये जो कान है ये भी है तद्भव, और काज जो शब्द है विदेशी भाषा का शब्द है। तो शायद यही हमें चुनना था कि जो काज है ये तद्भव शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? दोस्तों देखिए इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा गया कि रूढ़ कौन सा है, और यहाँ पूछा गया यौगिक कौन सा है। यौगिक ऐसे शब्द हुआ करते हैं, बनावट के आधार पर शब्द को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। बहुत अच्छे से आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, एक बार देखोगे कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यौगिक ये कहें कि बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा था। रूढ़ था, यौगिक था, योग रूढ़ था। रूढ़ वो होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक वो होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन वो अपने ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े भी किए जाते हैं और किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे अधिकतर जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पूछा यौगिक, तो और तो ऑप्शन जो हैं वो स्टूडेंट्स ने मेरे पास नहीं भेजे, लेकिन जलज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जल प्लस जय से बना, जल का अर्थ जल और जय का अर्थ था उत्पन्न होना। जो जल में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। तो जलज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के निबंधों का सही अनुक्रम आपको लगाना था। विकल्प था हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो 1952 का था, छायावाद था, कविता के नए प्रतिमान था, दूसरी परंपरा की खोज। ये सभी डेट के साथ भी हैं और ये आपको ट्रिक से भी करवा रखे हैं। तो सबसे पहले आ जाता हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, फिर आ जाता छायावाद, फिर कविता के नए प्रतिमान, और फिर आ जाता दूसरी परंपरा की खोज। अगला क्वेश्चन था, शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन, कितनी मानी है नाथों की संख्या? 9 मानी है। ये सभी आपको करवाते हैं। प्रमुख सिद्ध कौन कितने माने हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी है, आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी है, सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के अंकों को क्रम से लगाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में जाकर देख सकते हो, वहाँ भी हूबहू क्वेश्चन आपको दिया गया है। और जिसने पेड क्लासेज मेरी ली थी उसमें जैसे ही अंधा युग जो नाटक करवाया तो उसकी प्रैक्टिस करवाई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन हूबहू दिया हुआ है। कौरवी नगरी, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर पशु का उदय हो जाता है और गंधारी का श्राप दिया जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो उसके अंकों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है ना। कामायनी के अंकों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक में कौन मनोरमा से विवाह न करके भी उसका साथ देना चाहता है? तो ये ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन था। मुराद अली, रजनीकांत, माहिरलाल और विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे आपके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन तो दोस्तों और भी याद हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑप्शन जो हैं वो याद नहीं रहते, क्योंकि हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हमारा आंसर निकलता है, तो हम बाकी ऑप्शन नहीं देखना चाहते हैं। तो चारों ऑप्शन जो हैं वो याद नहीं रह पाते हैं। और कहना चाहूँगी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, विश्लेषण भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से अगर हम
तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, किसी भी पेपर को क्रैक करना कभी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उचित मार्गदर्शन का मिल जाना और सही मार्गदर्शक का मिल जाना। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, यदि जिसने पेड क्लासेज ली वो देख रहा है तो उसको अवश्य खुशी हो रही होगी कि वास्तव में हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं और ये 100 क्वेश्चन हमारे प्रथम पेपर के थे, जिसमें से 80+ क्वेश्चन आपको करवाए हुए ही आए हैं। यदि कोई पेड क्लासेज नहीं ली वो भी इस वीडियो को देख रहा है तो कहना चाहूँगी कि जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। मेरा चैनल है टीचर्स गोल, जिस पे आप ये देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी आपको करवाती हूँ। जहाँ हमें गहराई में जाने की आवश्यकता होती है वहाँ हम गहराई में जाते हैं, और जहाँ हमें ट्रिक से याद करने की आवश्यकता होती है वहाँ हम ट्रिक से याद करते हैं। 4 महीने में आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का सिलेबस करवाती हूँ, और वो भी आपकी टिप्स पर रहता है। तो ऐसी ही तैयारी यदि आप लोग भी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और अगला जो बैच है यूजीसी नेट का, जो हिंदी साहित्य का बैच है, वो 1 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भी अपना ये कहें कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा कर आप भी एडमिशन लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं मेरी क्लासेज का। धन्यवाद।